हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। बीएससी फाइनल ईयर क्वांटम मैकेनिक्स के जितने भी टॉपिक्स चल रहे थे उसमें से आज यूनिट थर्ड में लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है स्क्वायर वेल पोटेंशियल बैरियर। इसके बारे में थोड़ा सा हम लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर वेल पोटेंशियल बैरियर, इसको स्क्वायर पोटेंशियल बैरियर भी लिखा आ सकता है, स्क्वायर वेल भी लिखा आ सकता है। ये यूनिट थर्ड क्वांटम मैकेनिक्स का लास्ट टॉपिक है। 3 यूनिट्स क्वांटम मैकेनिक्स की कंप्लीट हो चुकी हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग विभव कूप। वेल या कूप का मतलब होता है कुआं। तो मतलब अपने को क्या करना है, कुआं बनाना है। कैसे? पोटेंशियल अप्लाई करके। ठीक है, तो जैसे हम रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर कर रहे थे, एक रेक्टेंगल बनाया था, कैसे? पोटेंशियल अप्लाई करके। कैसा पोटेंशियल? V इज इक्वल टू V0। कहाँ पे? वो भी कैसे रीजन में था? x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन a रीजन में ही ये पोटेंशियल अप्लाई किया था। x इज इक्वल्स टू a और x इज ग्रेटर देन a में पोटेंशियल कैसा था? 0 था। यही कर रहे थे ना। सिमिलरली यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और x इज लेस देन 0 में भी पोटेंशियल कैसा है? 0। ये क्या बना? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्लस डायरेक्शन में बना। अब मुझे क्या बनाना है? कुआं, कूप बनाना है। तो मुझे पता है जो वेल होते हैं वो डेप्थ में होते हैं, गहराई में होते हैं। तो इसीलिए पोटेंशियल कैसा अप्लाई होगा? ऐसा कुछ, मतलब ऐसी स्ट्रक्चर बननी चाहिए तभी ये कुआं बनेगा ना। कुएं गहराई में होते हैं तो डेप्थ में होने के कारण मैंने क्या किया, ये कुछ रीजन है x इज लेस देन 0, यहाँ पे कुछ x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू a और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन a। x एक्सिस ही लेते हैं हम, तो मैंने x एक्सिस लिया। वापस से देखो, x इज लेस देन 0 रीजन, x इज इक्वल टू a इस लाइन पे, फिर इस लाइन पे x इज इक्वल टू a, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कुछ बाकी फर्दर जो भी चलेगा वो x इज ग्रेटर देन a होगा। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है? वेल बनाना है, मतलब मुझे गहराई में पोटेंशियल अप्लाई करना है। ये नेगेटिव डायरेक्शन होगी, इसीलिए मैंने पोटेंशियल क्या अप्लाई किया? v इज इक्वल्स टू माइनस V0। अगर मैं प्लस V0 अप्लाई करती तो वो एक वेल ना बनता, वो रेक्टेंगल बनता, तो फिर इन दोनों टॉपिक्स में कुछ डिफरेंस ही ना होता। तो वेल बनाने के लिए, कुआं बनाने के लिए मैंने क्या किया? माइनस डायरेक्शन में क्या किया? एक पोटेंशियल अप्लाई किया, क्योंकि हमें पता है कुएं कैसे होते हैं? गहराई में, यानी डेप्थ में होते हैं। तो डेप्थ में बनाने के लिए मैंने माइनस V0 पोटेंशियल अप्लाई किया। तो पोटेंशियल जैसे रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर में था, पोटेंशियल किस रीजन में था? x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन a रीजन में पोटेंशियल अप्लाई था। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है, x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन a रीजन में तो पोटेंशियल कैसा है? v इज इक्वल्स टू माइनस V0 और x इज इक्वल्स टू a और x इज ग्रेटर देन a रीजन में पोटेंशियल कैसा है? 0। जैसे कि रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर में था, यहाँ पे मैंने लिखा था ना x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन a पे V0, x इज लेस देन 0 और x इज इक्वल टू a पे पोटेंशियल 0। तो सेम यहाँ पे x इज लेस देन 0 और x इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल कैसा है? 0। कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया। पोटेंशियल किस रीजन में अप्लाई किया? सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में, जहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 0 से तो बड़ी है लेकिन a से छोटी। और हमें क्या बनाना है? वेल। तो टॉपिक के नाम के अकॉर्डिंग वेल बनाने के लिए, कुआं बनाने के लिए पोटेंशियल कैसा अप्लाई किया? माइनस V0। ठीक है, और अगर प्लस V0 अप्लाई करते तो वो एक वेल ना बनता, वो एक रेक्टेंगल बन जाता। फिर इन दोनों टॉपिक में कोई डिफरेंशिएशन था ही नहीं। वेल बनाने के लिए ऐसा किया। तो अब लिखते हैं पोटेंशियल इक्वेशन। लिखूं पोटेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगी? जैसा कि हमारा पहला काम हर एक टॉपिक में यही रहा है कि पोटेंशियल इक्वेशन लिखो। v इज इक्वल्स टू, तो 3 वैल्यूज आई, एक तो 0 और एक माइनस V0 ये वाली, और फिर से एक 0। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 रीजन बन रहे हैं। ये बना फर्स्ट रीजन, ये बना सेकंड रीजन, ये बना थर्ड रीजन। तो हमें जैसा कि हर टॉपिक में कर रहे हैं, फर्स्ट रीजन में वेव फंक्शन psi1, सेकंड रीजन में वेव फंक्शन psi2, थर्ड रीजन में वेव फंक्शन psi3। तो फर्स्ट रीजन के अंदर पोटेंशियल कैसा है? 0। और पोटेंशियल 0 कहां तक रखता है? x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 0 पे। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल कैसा है? 0। और माइनस V0 किस में रहा? इस रेंज के अंदर, यानी x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन a रीजन में, है ना। x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन a रीजन में। x इज ग्रेटर देन 0 ऐसे होगा, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a रीजन में। 0 कहाँ रहा?
x इज इक्वल टू ए और x इज ग्रेटर देन ए पे, यानी x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू ए पे इसकी वैल्यू क्या है 0। तो पोटेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और लास्ट जितने टॉपिक ऐसे कर लिए कि पोटेंशियल इक्वेशन आपको डायग्राम देखते ही पता चल जाती होगी कि पोटेंशियल इक्वेशन कैसी बननी चाहिए, और डायग्राम देखते ही पता तो चल जाती है, और टॉपिक के नाम से आपको डायग्राम बनाना भी समझ आ गया होगा कि कैसा ये ग्राफिकल स्ट्रक्चर बननी चाहिए। जैसा टॉपिक का नाम वैसा ही पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। वेल था तो वेल बना दिया, और रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगुलर बना दिया। तो एग्जाम में इन दोनों टॉपिक में ध्यान रखना, जब रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर आएगा तो आपको प्लस V0 बनाना है और वो इस तरीके से बनेगा, और जब आपको वेल बनाना है, कुआं बनाना है, तो इस डायरेक्शन में बनेगा। टॉपिक के नाम से क्लियर है, वैसे इतनी ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात आपको होनी नहीं चाहिए। तो सिमिलरली अब यहाँ पे देखो मूविंग पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड क्या होगी वेव, ये हमें किसने बताया डी ब्रोगली ने, और इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी हमारे पास है, वो है जर्मन एडिसन एक्सपेरिमेंट। तो मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड एक क्या है वेव है ना। तो ये एक पार्टिकल मूविंग है मान लिया, और उस मूविंग पार्टिकल की अगर एनर्जी इज अप्लाइड पोटेंशियल V0 से ज्यादा है, माइनस V0 से, तो अगर ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, पार्टिकल दो तरीके दो फिनोमिना आएंगे, क्लासिकल का और एक क्वांटम का। क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलती है, अगर एनर्जी ज्यादा तो मतलब क्या होगा, फर्स्ट रीजन से पार्टिकल थर्ड रीजन में पहुंचेगा, यानी ट्रांसमिशन होगा, क्या होगा पारगमन। और क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि पारगमन तो होगा, ऐसा भी हो सकता है कि परावर्तन भी हो सकता है, कि बैरियर से कहीं से टकराए और वापस उसी रीजन में आ जाए, परावर्तन भी हो सकता है। तो अपने को यही प्रूफ करना है। इसमें एक टॉपिक का नाम भी आता है, उसको लिखते हैं रामसो-टाउनसेंड इफेक्ट, तो वो लास्ट में करवाऊंगी मैं आपको। तो एक बार तो इतना देखना है कि एनर्जी अगर V0 से ज्यादा है, माइनस V0 से, तो क्लासिकल फिजिक्स जैसे कि पीछे हर एक टॉपिक में ये चीज कर रहे हैं, एनर्जी ग्रेटर देन, तो क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, कॉमन सेंस वाली बात है कि पार्टिकल इस रीजन से पक्का थर्ड रीजन में पहुंचेगा, यानी ट्रांसमिशन ही होगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, ट्रांसमिशन के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। ये तो कहता है होगा, ऐसा ही होगा, और ये कहता है कि रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। तो जैसे आज तक के टॉपिक में करते आ रहे हैं, रिफ्लेक्शन हो सकता है मतलब R की वैल्यू नॉन जीरो आएगी, तो वही इसके अंदर प्रूफ करेंगे। तो अब अपने पास क्या करना है, केस फर्स्ट करती हूँ एनर्जी इज ग्रेटर देन, या सीधा ही लिख देते हैं एनर्जी इज ग्रेटर देन E इज ग्रेटर देन V0 अप्लाइड पोटेंशियल। ठीक है, मैंने सीधा वैल्यू रखी, आप माइनस V0 से भी ग्रेटर देन लिख सकते हो। ठीक है, तो केस फर्स्ट में अपने को पता है कि मेरे पास श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर E माइनस V0, V0 नहीं यहाँ पे V आता है, साई इज इक्वल टू 0। ये तो अपनी बेसिक श्रोडिंगर इक्वेशन है। नाउ फॉर रीजन फर्स्ट, मुझे रीजन फर्स्ट में दो चीजें पता है कि एक तो वहां पे वेव फंक्शन कैसा हो जाएगा साई1, दूसरा पोटेंशियल कैसा होगा 0, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हो पोटेंशियल 0 और वेव फंक्शन साई1, वही दो चीजें यहाँ पे पुट करूंगी। मैं पुट कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा डी स्क्वायर साई1, क्योंकि साई1 था, यहाँ पे आप लिखो भी लो साई1 और v इज इक्वल टू 0। ये आप अपने याद रखने के लिए लिखो। ठीक है, नोट्स में आपको जब आप नोट्स में लिखोगे वहां पे भी चाहे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे यही दो कंडीशन अप्लाई की हैं, अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर e माइनस 0 साई1 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा डी स्क्वायर साई1 अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m e अपॉन h कट स्क्वायर साई1 इज इक्वल्स टू 0। जैसे कि हर टॉपिक में कर रहे हैं, इसको क्या ले लेते हैं कोई के स्क्वायर, तो यहाँ पे भी मैं के स्क्वायर ले लूंगी, तो यहाँ पे क्या आएगा डी स्क्वायर साई1 अपॉन dx स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई1 इज इक्वल्स टू 0। 2m अपॉन h कट स्क्वायर को मैंने कोई लट किया कि वो के स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या बनेगा, मैंने क्या बताया जब प्लस होता है तो e की पावर आयोटा आती है या नहीं आती है, जो लास्ट हर टॉपिक में कर रहे हैं, जब यहाँ पे प्लस आएगा तो e की पावर आयोटा आएगा, जब यहाँ पे माइनस होगा तो आयोटा नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखो सॉल्यूशन लिखते टाइम। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या आएगा साई1 का, जैसा कि हर बार आ रहा है a e की पावर आयोटा kx प्लस b e की पावर माइनस आयोटा kx।
तो इक्वेशन बनी, इसको इक्वेशन नंबर दे लो 1। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, फॉर रीजन थर्ड चलते हैं जहाँ पे हमारी इजी इजी बात चले, ठीक है। मुझे थर्ड रीजन में दो चीजें पता है, एक तो वेव फंक्शन कैसा आ जाएगा psi3 और पोटेंशियल कैसा आ जाएगा 0। तो ये दो चीजें मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, किसमें, श्रोडिंगर इक्वेशन में। यहाँ पे लिख लो psi3 और v इज इक्वल टू 0। तो यही दो चीजें मुझे यहाँ पे पुट करनी है। ये टॉपिक में, हर किसी टॉपिक में सेम चीजें लिख रही हूँ अपॉन dx स्क्वायर, कुछ चेंजेस नहीं किए। तो इतना तो मेरे हिसाब से अब आप खुद भी कर लेते होगे, प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर e माइनस v कैसा है 0 इंटू psi3, क्योंकि वेव फंक्शन कैसा आ गया psi3। तो d स्क्वायर psi3 अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर psi3 इज इक्वल टू 0। फिर से ये क्या बना, कोई k स्क्वायर लेट किया मैंने, लेट k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर। मैंने आपको बताया था ना, जहां पे भी मेरे पास 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर बनेगा मैं उसको हमेशा k स्क्वायर ही लेट करूंगी। तो अभी तक मैं वही कर रही हूँ। तो d स्क्वायर psi3 अपॉन dx, ये फाई नहीं है, ये साई है, ठीक है, अपॉन dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर psi3 इज इक्वल टू 0। सो सॉल्यूशन क्या बनेगा psi3 का, c e की पावर आयोटा kx प्लस d e की पावर माइनस आयोटा kx। नेक्स्ट स्लाइड में लिख रही हूँ। psi3 की वैल्यू क्या है, c e की पावर आयोटा kx प्लस d e की पावर माइनस आयोटा kx। मैं हर एक टॉपिक में आपको ये चीज बता रही हूँ, जब हम फाइनल रीजन में पहुंच गए हैं, अब वेल बन रहा है तो रेक्टेंगल कहाँ से आएगा, यही है v इज इक्वल्स टू माइनस v0। मैं थर्ड रीजन की बात कर रही हूँ, पार्टिकल कहाँ आ गया, थर्ड रीजन में आ गया। तो थर्ड रीजन में कोई बैरियर है या नहीं, ऑब्वियस है नहीं है बैरियर, थर्ड रीजन में बैरियर ही नहीं है। अगर बैरियर नहीं है तो रिफ्लेक्शन होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई कहीं पे कोई पोटेंशियल अप्लाई है उसी के कारण ही एनर्जी में कुछ ड्रॉप डाउन हो रहे हैं, उसी के कारण एनर्जी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अगर कोई बैरियर ही नहीं है तो किस वॉल से वो टकराएगा जहां से रिफ्लेक्शन हो, यानी कि रिफ्लेक्शन 0। क्यों, क्योंकि थर्ड रीजन में बैरियर 0, रिफ्लेक्शन 0। तो ये जो टर्म होती है रिफ्लेक्शन को शो करती है, और प्लस वाली टर्म किसको शो करती है, ट्रांसमिशन को शो करती है। तो अगर कोई बैरियर नहीं है तो रिफ्लेक्शन कैसा है, 0। तो ये हर टॉपिक में हम यही चीज कर रहे हैं, एब्सेंस ऑफ बैरियर, इन एब्सेंस ऑफ बैरियर so there will be no reflection। अगर कोई रिफ्लेक्शन नहीं है तो मतलब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कैसी आएगी, 0। सो t is equals to 0, d e की पावर माइनस आयोटा kx is equal to 0। सो psi3 will be c e की पावर आयोटा kx। इसको क्या दे लो, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, जैसा हर टॉपिक में कर रहे हैं, फॉर सेकंड रीजन। अब सेकंड रीजन में क्या क्या चेंजेस आए, दो चेंजेस आए। एक तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आई माइनस v0, दूसरी यहाँ पे वेव फंक्शन क्या पहुंच जाता है psi2। अगर वेव फंक्शन psi2 और पोटेंशियल कैसा है माइनस v0, तो यहाँ पे लिख लो, एक तो मैं लिखूंगी यहाँ पे psi2 यूज करूंगी और v इज इक्वल टू माइनस v0 यूज करेंगे। तो श्रोडिंगर की जो बेसिक इक्वेशन चल रही है उसके अंदर वैल्यूज पुट करें, d स्क्वायर psi2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर e माइनस v था, और यहाँ पे क्या है माइनस v0। अब मैं ये माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्लस लिख दूं इस जगह पे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्लस लिख रही हूँ, प्लस का v0 psi2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कुछ अलग बना, इसीलिए मैं क्या लेट कर लेती हूँ, लेट कर लेती हूँ कि कोई k डैश स्क्वायर है जिसकी वैल्यू क्या है 2m अपॉन एच कट स्क्वायर e प्लस v0, ठीक है। अगर ये वैल्यू है तो यहाँ पे मैं इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, d स्क्वायर psi2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस k डैश स्क्वायर psi2 इज इक्वल टू 0। प्लस है तो सॉल्यूशन कैसे आएंगे, प्लस आयोटा में या नॉन आयोटा,
ऑब्वियस है प्लस है तो आयोटा में, तो साई 2 इज इक्वल टू एफ ई की पावर आयोटा के डैश एक्स प्लस जी ई की पावर माइनस आयोटा के डैश एक्स। ठीक है, इसको दे लो इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे पता है मेरे पास साई 1 साई 2 साई 3 तीनों आ गए। अब मेरे को क्या चाहिए, इन कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट्स की वैल्यू चाहिए, ए बी सी एफ जी की वैल्यू चाहिए। तो हमें पता है हम बहुत यूनिवर्सल सा काम करते आ रहे हैं कि जब हमारे पास ये चीज बन जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस कैसे अप्लाई करेंगे, मुझे पता है। अब फिर से क्या कर रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर पोटेंशियल है, दो ही बाउंड्रीज बन रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा वेव फंक्शन है, साई 2 और साई 3, वो भी कैसा x इज इक्वल टू ए पे दोनों की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, इक्वल आती है सॉरी। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे दो वेव फंक्शन साई 1 और साई 2 इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये डायग्राम आप बनाओगे नहीं आपके समझने के लिए कि दो बाउंड्रीज x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a पे बनते हैं, और वहां पे दो वेव फंक्शन कैसे इंट्रोड्यूस हो गए, साई 1 और साई 2, और x इज इक्वल टू a पे साई 3 और साई 2। तो वही मैं इक्वेशन यहाँ पे लगा रही हूँ। सो अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, मुझे पता है बाउंड्री कंडीशंस कैसी है, साई 1 एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल्स टू साई 2 एट x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर, मैं साई 1 साई 2 साई 3 की यहाँ पे वैल्यूज लिख देती हूँ। साई 1 की वैल्यू आई है a e की पावर आयोटा के एक्स प्लस b e की पावर माइनस आयोटा के एक्स, और साई 2 की वैल्यू क्या आई है, c e की पावर आयोटा के एक्स, सॉरी ये साई 3 की है, और साई 2 क्या आई है f e की पावर आयोटा के डैश x प्लस g e की पावर माइनस आयोटा के डैश x आई है। ये वैल्यूज आई है मेरे पास। किन किन वेव फंक्शन पे अप्लाई करनी है, साई 1 और साई 2 पे। मेरे पास साई 1 भी पड़ा है साई 2 भी पड़ा है। e की पावर 0 क्या होती है, 1, तो मैं यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में e की पावर 0 e की पावर 0 नहीं लिखूंगी क्योंकि अब अंडरस्टूड हो गया हमारे लिए, हम कई सारे टॉपिक में यही चीजें करते आ रहे हैं। तो ठीक है, तो मैं e की पावर 0 e की पावर 0 1 नहीं लिखूंगी, सीधा यहाँ पे वैल्यू आएगी a e की पावर 0 इज 1 यानी प्लस लगा देती हूँ सीधा, b e की पावर माइनस 0 भी 1 ही होती है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया b इज इक्वल टू f प्लस g आ जाएगा। उसी तरीके से इसको दे लो इक्वेशन नंबर 4। फिर से वेव बाउंड्री कंडीशन साई 1 एट x इज इक्वल, वो भी कैसा डिफरेंशिएशन होता है ना दूसरी तरीके से जब अप्लाई करते हैं। सब टॉपिक में हम यही चीज कर रहे हैं, डी साई 1 अपॉन डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल्स टू डी साई 2 अपॉन डी एक्स एट x इज इक्वल्स टू 0। तो जैसा हम हर टॉपिक में करते आ रहे हैं सेम वैसे ही बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। दो बाउंड्री कंडीशंस बनती थी, एक x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू a पे। दोनों में कैसा करते हैं, साई 1 इज इक्वल्स टू साई 2 करते हैं और दूसरा उनका डेरिवेटिव करते हैं, डी साई 1 अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी साई 2 अपॉन डी एक्स। ठीक है, वैसा ही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मुझे पता है जब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन होगा इन दोनों का, तो यहाँ पे एक आयोटा के आगे आ जाएगा, इधर माइनस आयोटा के आगे आ जाएगा। देखो अब डिफरेंशिएशन हम हर स्टेप में मैं करके नहीं दिखा रही हूँ, तो हर टॉपिक में हम यही करते आ रहे हैं। आयोटा के a e की पावर 0, तो मैं कुछ नहीं लिख रही, e की पावर 0 तो वो 1 होती है, इसीलिए मैं यहाँ पे वो नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, प्लस माइनस आ जाएगा टॉपिक अब, क्योंकि ये देखो यहाँ पे वापस से करते हैं अपने साई 1 डैश लिख रही हूँ, उसकी वैल्यू क्या आएगी, आयोटा के a e की पावर आयोटा के x प्लस b माइनस आयोटा के e की पावर माइनस आयोटा के x। ये वैल्यू क्या आएगी, की पावर 0 1, ये वैल्यू क्या आएगी, की पावर 0 1, तो b माइनस आयोटा के b इज इक्वल्स टू, सिमिलरली वहां पे आ जाएगा आयोटा के डैश f माइनस आयोटा के डैश g। तो ये चीज आई, देखो अभी अंडरस्टूड चीजें हैं, इनको बार बार करने से, टाइम वेस्ट करने से अच्छा आपको खुद भी समझ आ गया होगा कि हर एक टॉपिक में हम ऐसा ही काम कर रहे हैं। आयोटा सारी इक्वेशन में कॉमन आ गया, जैसे मैं a माइनस बी इज इक्वल्स टू के डैश अपॉन के एफ माइनस जी लिख लेती हूँ। ठीक है ना, ये इक्वेशन बनेगी। आयोटा के डैश इसमें कॉमन लिया, इसमें आयोटा के कॉमन लिया, आयोटा टू आयोटा कैंसिल हो गया, फिर a माइनस बी इज इक्वल टू के डैश अपॉन के कर दिया। इसको मैंने दे लिया इक्वेशन नंबर
4 और 5। अब मुझे पता है इक्वेशन नंबर क्या करते हैं, मैं हर टॉपिक में दोनों को ऐड करती हूँ और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ। सो इक्वेशन 4 प्लस 5, 4 और 5 को जोड़ूंगी तो मुझे पता है प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से सीधा आ जाएगा 2a इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या बनेगा f प्लस जी प्लस के डैश अपॉन के एफ माइनस जी, ये इक्वेशन बनी। समीकरण नंबर 6। सिमिलरली इक्वेशन 4 माइनस 5 करूं तो मुझे पता है a प्लस बी माइनस ए माइनस बी है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो a प्लस बी हो जाएगा और ये a कैसा हो जाएगा माइनस में, ऐसा बनेगा ना a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, तो इसको खोलूंगी तो a प्लस बी माइनस ए माइनस इंटू माइनस इज प्लस बी, a से a कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास 2b इज इक्वल्स टू, ये एक बार रफ वर्क है आपका, इज इक्वल टू क्या बनेगा f प्लस जी माइनस के डैश अपॉन के एफ माइनस जी। इसको कोई इक्वेशन नंबर दे लेते हैं, ये दोनों मैं ये रफ कर रही हूँ, इसको कोई इक्वेशन नंबर दे लेते हैं 7। मुझे पता मुझे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के लिए b अपॉन a चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड लगा देती हूँ, इक्वेशन नंबर 7 डिवाइडेड बाय 6। अगर मैं दोनों को डिवाइड लगाऊं तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सीधा b अपॉन a लिख दूं, b अपॉन a इज इक्वल्स टू f प्लस g माइनस के डैश अपॉन के f माइनस g अपॉन f प्लस g प्लस के डैश अपॉन के f प्लस g। इसको दे लो इक्वेशन नंबर 8। यही चीज बनेगी ना, मैं हर टॉपिक में मैंने कोई स्टेप चेंज किया, अभी तक तो कोई भी स्टेप चेंज नहीं हुआ, जैसे हर टॉपिक में करते हैं, जितना काम हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को घटाते हैं और मैं डिवाइड लगा के यहीं पे लिख के रख लेते हैं अपने पास, क्योंकि हमें इसकी जरूरत होती है ना। तो अब क्या करते हैं, मैं वापस से दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करती हूँ, जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे कैसी लगेगी वो, साइड टू एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, ये क्या है बाउंड्री कंडीशन। कॉपी में आप लिखोगे अगेन अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस एट x इज इक्वल टू 0, किस पे, साई 3 x इज इक्वल टू a पे नोट 0 पे। मेरे पास साई 1 और साई 2 और साई 3 की वैल्यूज भी यहाँ पे लिख लेती हूँ। साई 2 की वैल्यू क्या है, f e की पावर आयोटा k डैश x प्लस g e की पावर माइनस आयोटा k डैश x, और सिमिलरली मेरे पास साई 3 है, वो क्या आई है, ऐसा ही मेरे पास साई 3 है, उसकी वैल्यू क्या है, सी ई की पावर आयोटा के एक्स। तो ये वैल्यूज यहाँ पे रखती हूँ। मुझे पता है e की पावर 0 e की पावर 0 दोनों, e की पावर a बनेगा, अब 0 नहीं बनेगा, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या बनेगा, f e की पावर आयोटा के डैश a प्लस g e की पावर माइनस आयोटा के डैश a इज इक्वल्स टू, एट a है ना, c e की पावर आयोटा के ए, जहां पे x है वहां पे क्या रख देंगे, a रख देंगे। तो इसको मैं दे लेती हूँ समीकरण नंबर 9, क्योंकि उधर 8 तक हमने दे ली, हाँ 8 तक होगी ना, तो 9। मुझे पता है यहाँ पे क्या बनेगा, d साइड 2 अपॉन dx एट x इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू d साइड 3 अपॉन dx एट x इज इक्वल्स टू a। तो इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे रखूंगी। मुझे पता है जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी इस इक्वेशन का, एक आयोटा के डैश आएगा इधर, यहाँ पे f e की पावर आयोटा के डैश इंटू ए माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का आयोटा के डैश आएगा आगे, माइनस आयोटा के डैश जी ई की पावर माइनस आयोटा के डैश ए इज इक्वल्स टू आयोटा के सी ई की पावर आयोटा के ए। देखो मेरे हिसाब से आपको अब इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चेंजेस नहीं किए, जैसा हर टॉपिक में करते आ रहे हैं सेम वैसा ही यहाँ पे कर रहे हैं। इसको ले लो समीकरण नंबर 10। अब मुझे पता है मैं इन दोनों को डिवाइड लगा सकती हूँ, जैसा हर टॉपिक में कर रहे हैं। मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 9 डिवाइडेड बाई 10। जब मैं 9 को 10 से डिवाइड करूंगी तो मुझे पता है यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास, इधर लिख रहे हैं ऊपर, ठीक है। जब 9 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, f e की पावर आयोटा
के डैश ए प्लस जी ई की पावर माइनस आयोटा के डैश ए अपॉन आयोटा। के डैश में कॉमन ले सकते हो इस इक्वेशन में, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे भी आयोटा के डैश और यहाँ पे भी आयोटा के डैश है। मैंने आयोटा के डैश कॉमन ले लिया, एफ ई की पावर आयोटा के डैश ए माइनस जी, ये वाला माइनस जी ई की पावर आयोटा, ये कैसा है माइनस में है, माइनस जी ई की पावर आयोटा के डैश ए इज इक्वल्स टू सी ई की पावर आयोटा के ए, ये वाला डिवाइडेड बाय आयोटा के सी ई की पावर आयोटा के ए, सी ई की पावर आयोटा के ए से सी ई की पावर आयोटा के ए को कैंसिल। एक और चीज कैंसिल हो रही है, आयोटा टू आयोटा कैंसिल। तो मेरे पास सिर्फ जितना टर्म बचेगा उतना हम लिख लेते हैं। वो क्या बचेगा, एफ ई की पावर आयोटा के डैश ए प्लस जी ई की पावर माइनस आयोटा के डैश ए अपॉन क्या बचेगा यहाँ से, ये के डैश को मैं उधर भेज देती हूँ। यहाँ पे मैं क्या बना लेती हूँ, के डैश अपॉन के डैश अपॉन ये के डैश इधर जाएगा तो के डैश अपॉन के ही रह जाएगा ना, आयोटा सी की पावर आयोटा के तो कैंसिल हो गए एक दूसरे से। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एफ ई की पावर आयोटा के डैश ए माइनस जी ई की पावर माइनस आयोटा के डैश ए। तो इसको दे लो समीकरण नंबर 11। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों जैसे कि हर टॉपिक में करते हैं, जब यहाँ तक कर लेते उसके बाद आप सॉल्व करना चाहो तो आगे आप सॉल्व कर सकते हो बेसिक चीज़ों को, लेकिन डायरेक्ट याद रखो तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज आपको डायरेक्ट लिखवा रही हूँ। तो देखो एफ इस इक्वेशन को देखो सॉल्व करने पे, जैसे हर टॉपिक में मैंने आपको कहा था कि ये एज अ होमवर्क आप घर पे भी कर सकते हो, इनकी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। मैं आपको एज इट इज डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा रही हूँ। तो वैसे तो एग्जाम में अगर आप डायरेक्ट रिजल्ट लिखो तो वो एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इतनी सारी वैल्यूज को जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात होगी, और टॉपिक ऑलरेडी लेंथी है। तो उस हिसाब से आप अगर ना फाइंड आउट करो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख दी है। जी की वैल्यू आती है माइनस एफ के डैश अपॉन के माइनस के डैश, और ये वाली आएगी बी अपॉन ए की वैल्यू। जैसा बी अपॉन ए और सी अपॉन ए में जो इनका हर होता है वो तो सेम रहता है, ऊपर वाली चीज चेंज होती है, वैसा ही सेम यहाँ पे है, के डैश स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए अपॉन के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर साइन के डैश ए प्लस 2 आयोटा के डैश कोस के डैश ए। बी ये आती है बी अपॉन ए की वैल्यू। देखो आप सोचोगे कि रट्टाफिकेशन वाला काम है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है आपके पास। अगर आपको बहुत ज़्यादा है कि आपको इनकी वैल्यूज आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो बेशक आप घर पे बैठ के इसको सॉल्व करना, वैल्यूज यही आएंगी। बाकी ऑप्शन आपके पास बेस्ट यही है कि आप फाइंड आउट करो, क्योंकि अगर आप वैल्यूज फाइंड करके भी लिखोगे और बिना करके लिखोगे आपको नंबर सेम ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। टॉपिक में आपको ये बुक में भी ऐसा ही किया होता है कि डायरेक्ट रिजल्ट लिखी होती है, यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो तो बेटर ऑप्शन है। बी अपॉन ए और सी अपॉन ए में एक चीज कॉमन होती है, जो ए की वैल्यू होती है वो दोनों जगह पे सेम रहती है, तो याद रखने के लिए आपको इजी हो जाएगा। और हर टॉपिक में ये चीज ऐसी बन रही है, के स्क्वायर माइनस जहाँ पे अल्फा स्क्वायर होता है वहाँ पे अल्फा स्क्वायर आ जाता है, जहाँ पे बीटा होता है वहाँ पे बीटा आ जाता है। यहाँ पे ये वाली वैल्यूज चेंज होती है, कभी वहाँ पे साइन हाइपरबोलिक आ जाता है, कभी ई की पावर की फॉर्म में आता है। जब आप तीनों टॉपिक की कंपैरिजन करोगे तब आपको पता चलेगा तीनों टॉपिक में ये चीजें एक जैसी सी थी। के डैश स्क्वायर ये वाली जो चीज़ है ये आपको इजी है आपके लिए, क्योंकि ये याद रखना। देखो 2 बार अगर आप अपने घर पे ट्राई करोगे ना याद करने की तो आपको ये याद हो जाएंगी। सिर्फ 3 ही टॉपिक हैं इस क्वांटम मैकेनिक्स में जिनकी वैल्यूज आपको ऐसे याद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सोल्व करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा काम हो जाएगा और उसमें आप ही के लिए कन्फ्यूजन है। तो जी की वैल्यू बी अपॉन ए और सी अपॉन ए की वैल्यू आप याद रखोगे तो बेटर ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, तो फिर अब हमें क्या निकालना आता है, सी इन सब की वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। मुझे पता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, मैं कॉफी लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट को जिसको हम आर से शो करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, परावर्तित धारा घनत्व की तीव्रता, परावर्तित धारा घनत्व की तीव्रता अपॉन आपतित धारा घनत्व की तीव्रता, जिसकी वैल्यू क्या आती है, मॉड्यूलस ऑफ बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। मुझे पता है इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, बी अपॉन ए का स्टार इंटू बी अपॉन ए, ये स्टार है, ठीक है।
तो मेरे पास बी अपॉन ए की वैल्यू आ गई है, मैं वही वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगी। बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर साइन के डैश ए अपॉन के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए प्लस 2 आयोटा के डैश कोस के डैश ए। एक बार चेक कर लेते हैं, यही वैल्यू आती है, ये वैल्यू है यहाँ पे, बस साइन स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ साइन है। देखो वैल्यू याद करनी इजी है, इतनी मुश्किल काम नहीं है। अब जब आप इस के और के डैश की वैल्यू जो हमने मानी थी, के की वैल्यू क्या है 2m के स्क्वायर की सॉरी 2m ई अपॉन एच का स्क्वायर, या के की निकाल लो तो वो यहाँ पे रूट लग जाएगा। और सिमिलरली मैंने के डैश की वैल्यू क्या मानी है, रूट में 2m अपॉन एच का स्क्वायर ई प्लस v0। जब आप उन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करोगे तो r की एक वैल्यू आती है, वो आती है 1 प्लस 4e प्लस v0 अपॉन v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए। जब आप इस वैल्यू को गौर से देखोगे ना, आपको पता चलेगा रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर का फर्स्ट केस था जहाँ पे एनर्जी इज ग्रेटर देन थी, वो वैल्यू भी सेम यही आई थी। चेंजेस क्या आए थे वहाँ पे आया था E माइनस वी डैश, क्यों, क्योंकि वहाँ पे अप्लाइड पोटेंशियल कैसा था V इज इक्वल टू V0, और यहाँ पे अप्लाइड पोटेंशियल कैसा है V इज इक्वल्स टू माइनस V0। देखो जब तीनों, ये जो दो ही टॉपिक है जिनके अंदर आपके लिए वैल्यूज ऐसे आती हैं, तो आप जब उनको एक दूसरे से कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा सारी वैल्यूज एक जैसी ही हैं, तो याद करना उतना टफ नहीं है। लेकिन वहाँ पे एक आ रहा था कि ये इनवर्स में आता है, जैसे वहाँ पे ये इनवर्स में आया था। देखो इतनी सी फर्क आया था वहाँ पे भी एक चीज बनी थी 4e माइनस v0 बना था, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल कैसा था प्लस का v0 था, यहाँ पे पोटेंशियल माइनस का v0 होने के कारण यहाँ पे प्लस का v0 बनता है। तो सेम वैल्यू आएगी जैसा वहाँ पे किया था। तो ये आता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। सिमिलरली ट्रांसमिशन कोफिशिएंट T क्या होता है, पारगमित धारा घनत्व की तीव्रता अपॉन आपतित धारा घनत्व की तीव्रता, जिसकी वैल्यू क्या आती है मॉड्यूलस ऑफ C अपॉन A का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या आएगी C अपॉन A का स्टार इंटू C अपॉन A। मुझे पता है यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो सेम थी, के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर साइन के डैश A प्लस 2 आयोटा के डैश कोस के डैश ए। चेंज क्या था, उसके अंश में चेंज था, वो क्या 2 आयोटा के डैश ई की पावर माइनस आयोटा के ए। वो वैल्यू यहाँ पे रखती हूँ 2 आयोटा के डैश ई की पावर माइनस आयोटा के ए। तो ये किसकी वैल्यू होती है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की। सिमिलरली जब यहाँ पे आप के और के डैश की वैल्यू रखोगे तो आपके पास टी की वैल्यू क्या आएगी, जैसा मैं हर टॉपिक में कर रही हूँ 1 प्लस जो आर की वैल्यू आती है वो क्या थी, आर की वैल्यू अभी यहाँ पे 1 प्लस 4e प्लस का v0 अपॉन v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए का इनवर्स आया था। मैं क्या बता रही हूँ आपको, पिछले 3 केस किए हैं एनर्जी इज ग्रेटर देन और लेस देन, दोनों रेक्टेंगुलर में। उसमें क्या कर रहे थे, जब टी की वैल्यू निकालनी होती है तो याद रखने का तरीका जो हर है वो अंश में बदल जाएगा और अंश हर में बदल जाएगा। जब ये चेंज होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए अपॉन 4e प्लस v0 का इनवर्स। तो ये आती है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू। तो क्वांटम मैकेनिक्स की बात सेटिस्फाई हो रही है क्या कि पारगमन परावर्तन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, r की वैल्यू क्या आई है नॉन जीरो या जीरो, नॉन जीरो आई है। तो जब r इज नॉट इक्वल्स टू जीरो तो क्वांटम मैकेनिक्स ने जो बात बोली थी कि परावर्तन हो सकता है वो बात यहाँ पे प्रूफ हो रही है। तो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर स्क्वायर वेव पोटेंशियल बैरियर आएगा जब आपके एग्जाम में, तो आपको यहाँ तक करना है
सिंपल सी चीजें हैं जो आपने वहाँ पे की थी सेम, बस ये चीज तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसका मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है आपके पास, आप घर बैठ के उसको सोल्व कर सकते हो। और जब टी और इनकी वैल्यूज को रखोगे तो आपके पास ऐसा कुछ बनेगा। अब एक छोटी सी टॉपिक आता है, उसका नाम है रामसो-टाउनसेंड इफेक्ट। ये इसी का एक एग्जाम्पल है, देखो टाउनसेंड इफेक्ट प्रभाव, इसी का एग्जाम्पल है, इसी टॉपिक का। इसमें पता है क्या होता है, जो इनर्ट गैसेस होती है हीलियम, आर्गन और नियोन, ये सब क्या करते हैं, हीलियम, ऑर्गन, नियोन, जिनोन, यानी कि जितनी भी इनर्ट गैसेस है, इनर्ट गैस को हिंदी में क्या बोलते हैं, निष्क्रिय गैस। तो जितनी भी निष्क्रिय गैस है वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्कैटर करने के भी काम करते हैं, स्कैटरिंग भी करवाते हैं। यानी कि इनर्ट गैसेस जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों को प्रकीर्णित करा सकती हैं, और जब ये इनर्ट गैसेस इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन करती हैं तो इस घटना को बोलते हैं रामसो-टाउनसेंड इफेक्ट। ये इसी का एग्जांपल है। क्यों ये एग्जांपल है, क्योंकि जब कोई एटम, कौन सा एटम, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का कोई एटम, जब उसके पास टोटल उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 10 की पावर -10 मीटर चौड़ाई वाले स्क्वायर वेल पोटेंशियल बैरियर की एनर्जी के बराबर होती है। कैसे होती है, देखो चौड़ाई क्यों बोली मैंने, ये चीज लेते हैं ना, यही इसकी विड्थ है, तो जहाँ पे यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई होता है x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन ए। जब एक इनर्ट गैस की एटम, जब उसके पास टोटल उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो स्थितिज ऊर्जा में होते हैं, तब उसके पास जो एनर्जी होती है एटम की एनर्जी वो 10 की पावर -10 चौड़ाई वाले स्क्वायर वेल पोटेंशियल बैरियर की एनर्जी के बराबर होती है। तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इस इनर्ट गैस से के आउटर मोस्ट जो शेल है वहां से क्या होते हैं, स्कैटरिंग शो करने शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन इस हीलियम के एटम से टकराता है तो वो प्रकीर्णित हो जाता है, या आर्गन की या नियोन की या जिनोन की किसी भी गैस के एटम से टकराता है तो वो प्रकीर्णित होना शुरू हो जाता है। इसी इफेक्ट को बोलते हैं रामसो-टाउनसेंड इफेक्ट। देखो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन बुक में दिया हुआ तो मैंने आपको बता दिया रामसो-टाउनसेंड इफेक्ट क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखना, निष्क्रिय गैसों से इलेक्ट्रॉन के प्रकीर्णित होने की घटना को रामसो-टाउनसेंड इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 नंबर में आ सकता है। इसी का एक एप्लीकेशन है। क्यों एप्लीकेशन है, क्योंकि इनर्ट गैस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 10 की पावर -10 मीटर चौड़ाई वाले स्क्वायर वेल पोटेंशियल बैरियर के ऊर्जा के बराबर होती है। जब ऐसे एटम के साथ कोई इलेक्ट्रॉन आके टकराता है तो वो क्या होते हैं, वो स्कैटरिंग शो करनी शुरू कर देते हैं, प्रकीर्णित होना शुरू हो जाता है। ये प्रैक्टिकल बिहेवियर है, तो ये आप याद रखना, इनर्ट गैस के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णित होने की घटना ही रामसो-टाउनसेंड इफेक्ट बोलते हैं उसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और क्वांटम मैकेनिक्स की 3 यूनिट्स आपके लिए कंप्लीट हो गई हैं बीएससी फाइनल ईयर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।